तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टेप टू की। स्टेप टू में दोस्तों देखिए अरेकिडोनिक एसिड यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अरेकिडोनिक एसिड जो है प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में कन्वर्ट होने के लिए इसे एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है कॉक्स एंजाइम। कॉक्स की फुल फॉर्म रहती है साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। दोस्तों इस कॉक्स एंजाइम के दो सब टाइप्स जो है रहते हैं। फर्स्ट इज़ कॉक्स 1 एंड सेकेंड इज़ कॉक्स 2। अब दोस्तों बॉडी को इन दो अलग सब टाइप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें थोड़ा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन भी हमारे सामने आती है एनसेड्स की। दोस्तों कॉक्स 1 एंजाइम एक कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम है। दोस्तों यहाँ पे इसका जो मतलब है वो ये है कि ये बॉडी में जो है एक नॉर्मल जो बॉडी की फंक्शनिंग है, जो कि होमोस्टासिस बॉडी की रहती है, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग जो रहती है उसको यहाँ पे ये मेंटेन करने में एंजाइम हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि कॉक्स 1 एंजाइम बॉडी में जो हमारे गैस्ट्रिक साइटो प्रोटेक्शन है, जैसे कि स्टमक की जो प्रोटेक्शन है गैस्ट्रिक एसिड से बाय द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, बॉडी में ये एंजाइम्स जो है प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म करता है कॉक्स 1। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आगे जो है हेल्प करते हैं हमारे स्टमक को एसिड से बचाने के लिए बाय द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। बॉडी में म्यूकस की प्रोडक्शन करके स्टमक में की जो लाइनिंग है उसके ऊपर म्यूकस की प्रोडक्शन करके जो है एसिड से बचाते हैं। उसके अलावा ये कॉक्स 1 एंजाइम जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की जो फॉर्मेशन करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आगे किडनी में जो है फंक्शन करते हैं और किडनी की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और ये कैसे करते हैं, तो ये जो किडनी के जो नॉर्मल रीनल फ्लो रहता है ब्लड का उसको मेंटेन करते हैं। सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो हमारे यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन रहती है, एक्सक्रेशन रहती है, वहाँ पर जो है एक्ट करके उसको नॉर्मल रखते हैं। वहीं जो है ये जो कॉक्स 1 एंजाइम है और भी बहुत तरह से जो है बॉडी में नॉर्मल होम्योस्टासिस को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए वर्क करता है। वहीं कॉक्स 2 एंजाइम की अगर बात करें तो ये दो तरह का फंक्शन शो करता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एज वेल एज इंड्यूसिबल। दोस्तों इंड्यूसिबल का यहाँ पे मतलब है कि सर्टेन कंडीशन में इंड्यूस होना, जब बॉडी को नीड हो तो उस कंडीशन में स्पेसिफिकली इंड्यूस होना, और फिर अब जब इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर ये जो है मेटाबोलाइज होकर डिसअपीयर हो जाता है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूटिव इसका एक्शन है, ये नॉर्मल होम्योस्टासिस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, जैसे कि ब्रेन में और सर्टेन टिश्यूज़ में, किडनी में स्पेशली जो है किडनी की प्रोटेक्शन के लिए कॉक्स 2 का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहता है। साथ ही में जो इसका मेजर रोल रहता है वो रहता है एज अ वैसोडाइलेटरी। प्रोस्टासाइक्लिन की जो आगे प्रोडक्शन होती है इस कॉक्स 2 के इन्फ्लुएंस से जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनती हैं, आगे हम स्टेप 3 में समझेंगे किस तरह से ये हेल्प करता है बॉडी की नॉर्मल होम्योस्टासिस में और सर्टेन कंडीशंस में भी। तो ये कॉक्स 2 एंजाइम जो है वैसोडाइलेशन भी कॉज करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन्स। और कॉक्स 1 हमारे यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन की फॉर्मेशन करता है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन और लोकल वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें कॉक्स 1 और कॉक्स 2 की फॉर्मेशन, तो आप देख रहे हैं कि कॉक्स 1 जीन ट्रांसक्रिप्शन से mRNA देन कॉक्स 1 एंजाइम की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे कॉक्स 2 जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है, mRNA देन कॉक्स 2 एंजाइम की फॉर्मेशन हो रही है। दोस्तों अगर हम कॉक्स 2 जो ये इंड्यूसिबल, हमें पता है कि एक इंड्यूसिबल जो है एंजाइम रहता है, तो इंड्यूस कब कब होता है, तो जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आप देखा होगा कि TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 का एक मेजर रोल वहाँ पे रहता है इन्फ्लेमेशन में। तो ये TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 जो है कॉक्स 2 जीन ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पर जो है एक तरह से इसको एनहांस करते हैं और कॉक्स 2 एंजाइम प्रोडक्शन को जो है बढ़ाते हैं। वही NDDS यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो है कॉक्स 2 जीन ट्रांसक्रिप्शन से कॉक्स 2 एंजाइम की फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं, इस प्रोसेस को जो है फास्ट करते हैं। वहीं स्ट्रेस और इंजरी के केसेस में भी कॉक्स 2 जीन ट्रांसक्रिप्शन से कॉक्स 2 एंजाइम बनता है, जो कि बाद में पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर ले कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन या जो भी ड्रग्स हैं वो सारे जो है इस कॉक्स 2 जीन ट्रांसक्रिप्शन वाले स्टेप को इनहिबिट करते हैं। और वहीं जो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को भी यहाँ पे इनहिबिट करते हैं और सेल मेम्ब्रेन से एराकिडोनिक एसिड बनने की जो प्रोसेस है इसको रोक देते हैं, जिससे कि एराकिडोनिक एसिड की फॉर्मेशन रुक जाने से आगे
आगे के स्टेप भी इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये दो तरह से यहाँ पे काम करता है। पहले तो पूरी प्रोसेस को रोकता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। वहीं अगर कॉक्स 2 की फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाली हो, जीन ट्रांसक्रिप्शन होने वाली हो, तो उस प्रोसेस को भी यहाँ पे इनहिबिट करता है। इसलिए ये एक स्ट्रॉन्गर इनहिबिटर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन के। और स्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो हैं, ये स्टेरॉइड्स जो है एक बड़ा ही एक क्लिनिकल यूज़ इनका रहता है। इस तरह के कंडीशंस में अर्थराइटिस की इन्फ्लेमेशन जो है, या पेन है, या स्वेलिंग है, इस तरह के रिस्पॉन्सेज में इनका जो है क्लिनिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे पास रहता है। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं स्टेप 3। हम इसमें देखेंगे कि ये डिफरेंट कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम्स किस तरह से फंक्शन करते हैं और किस तरह से जो है ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है बनाते हैं एनसेड्स का।